जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 23 और बार है मंगलवार। पहले तो मैं कल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे कि कल मैं आपसे जुड़ नहीं पाया और कल अंशु पहलू नहीं आ पाया। उसका एक कारण था कि परसों जब हमने आपनी बात किया था तो शायद हो सकता है कि उसको करने के बाद में मेरे थोड़े से गले में दर्द भी था और मुझे लगा कि यार मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, तो कल का मैंने ब्रेक लिया और इस वजह से मैंने कल अंशु पहलू में मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बात करते हैं आपनी बात की, तो इतनी ज़्यादा जो फीडबैक मिला मुझे और इतना ज़्यादा जो प्यार मिला आप लोगों का वो बहुत अच्छा था और आप लोगों ने सबसे ज़्यादा सराहना की आपनी बात की। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आपनी बात में जो हमारे साथ में हमारे मेहमान थे अक्षिता शर्मा जी जो सरपंच थी बामन बड़ौदा की, और बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे थे जिन्होंने कुछ इस तरह के कमेंट किए जो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही नागवार गुजरे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप जी न्यूज़ पोर्टल के सम्मानित दर्शक हैं, आप अपने विचार अपने फीडबैक हमारे साथ बिल्कुल शेयर करें, हमें उससे गुरेज नहीं है। लेकिन आप अगर किसी हमारे मेहमान के खिलाफ या कुछ भी ऐसी टिप्पणी करेंगे तो वो हमें पसंद नहीं है सर। बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे थे जिन्होंने शायद हो सकता है जॉली टाइप या एंजॉय के मूड से कुछ ऐसा कमेंट कर दिया हो। मैंने अपनी टेक्निकल टीम को ये कह दिया कि इनको ब्लॉक कर दें परमानेंटली। बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि साहब हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। सर कहीं ना कहीं आपने गलती की होगी, आपने कोई ना कोई ऐसा कमेंट किया होगा जो हमें पसंद नहीं आया या हमें लगा कि नहीं हम ये पसंद नहीं करते और हमने उसको तुरंत ब्लॉक कर दिया। हर मेहमान हमारे लिए सम्माननीय है। आप अपने विचार बेशक हमें भेजिए, आप अपनी समस्याएं बेशक हमें भेजिए, मगर ये याद रखिए कि जो भी मेहमान यहाँ आ रहा है ना, जो गेस्ट यहाँ आ रहा है वो हमारे बिहाफ पे आ रहा है सर, वो हमारे भरोसे पे आ रहा है और उसे लगता है कि हाँ जी न्यूज़ पोर्टल एक अच्छा चैनल है और यहाँ से जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे और ना हम पसंद करेंगे सर। अपनी बात शानदार रहा इस बार का। मैंने खुद ने जब बाद में जाकर के पूरा लाइव देखा तो मुझे लगा कि हाँ यार औसम रहा। जितनी मैंने प्रैक्टिस की थी बोलने की, जितना मुझे लगा कि हाँ मैं इन शब्दों को बेहतरीन तरीके से बोल सकता हूँ, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और कहीं ना कहीं ये लगा कि हाँ मैं लोगों तक, ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों तक बिल्कुल पहुँच रहा हूँ और लोग अपनी बात मुझ तक पहुँचा रहे हैं। एक चीज़ और जो है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूँगा, शेयरिंग का। लगातार आप लोग शेयर कर रहे हैं और मैं वही आपसे लगातार कहता आ रहा हूँ कि ना सिर्फ अब बल्कि दिन में भी अगर हमारा कोई रिपोर्टर आपको कोई खबर लाइव दिखाता है तो उसको मैक्सिमम शेयर करें सर। लोगों तक वो खबरें पहुँचनी चाहिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। तो अब आप सबसे पहला तो काम ये करिए कि जितने भी दर्शक मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो फटाफट खबरों को शेयर कीजिए, यानी अंशु पहलू को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँच सके। रही आज की बात, तो मैं आपको बताऊं आज के दिन भर की तमाम अपडेट तो मैं दूंगा ही, साथ ही आज हमारे एक दर्शक हैं उनसे भी मैं आपको रूबरू करवाऊंगा, उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा। उसके पीछे वजूहात क्या हैं, मैंने उनको क्यों यहाँ बुलाया, क्या उसका कारण है। दरअसल क्या है दोस्तों, पिछले काफ़ी टाइम से एक बात चल रही है कि साहब फर्जी पत्रकारिता है, किस तरह की पत्रकारिता होनी चाहिए, गंगापुर में पत्रकारों का अहम रोल है क्या। बड़े मुद्दे हैं इनको लेकर के और मुझे लगा कि मुझे अपने दर्शकों से भी फीडबैक लेना चाहिए। और पत्रकारिता का देखिए, पत्रकारिता कोई मदारी का खेल नहीं है कि लोगों की भीड़ लग गई और हमने डमरू बजाना शुरू कर दिया। पत्रकारिता बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है सर, बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, प्रशासन के प्रति। आप क्या दिखा रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। आज दिन में जब आईजी साहब यहाँ आए थे गंगापुर सिटी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैं वहाँ मौजूद था और हमारे साथ साथ हमारे कुछ पत्रकार साथी भी मौजूद थे। तो हमारे जो सवाल जवाब हुए उनसे, उसको लेकर के हमारे किसी दर्शक ने मेरे पास में व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा और उसी के बाद में फिर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक ये चीज़ आई कि जब मेरा एक दर्शक इतना बारीकी से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है तो क्यों ना इस बारे में उनसे बात की जाए। तो वो दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे आज। क्या कुछ गंगापुर सिटी में नया होने वाला है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा
और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के आप और हम एक साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले तो शुक्रिया, अपनी बात आपने इतना पसंद किया। जिस आप देखिए कि अनछुए पहलू पर 3000-4000 दर्शक नॉर्मली रहते हैं हर रोज़, मगर उस दिन हमारी आईटी टीम ने मुझे बताया कि सर 11,000 से ज़्यादा दर्शक ऐसे थे जो देख चुके थे, उस समय देख चुके थे। अच्छा, सेक्रेटरी साहब से जो हमारी बातें हुई, मैं उम्मीद ये करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको उससे लाभ ज़रूर मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है, हमारी गाँवों में रहने वाले हमारे जो लोग हैं, उनको डेफिनेटली उससे कोई ना कोई लाभ ज़रूर मिलेगा। गाँवों में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी फरियाद, अपनी समस्याएं किसके सामने रख सकते हैं। एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, उसको लेकर के भी कुछ दर्शकों ने मेरे पास मैसेज भेजा था कि सर उस सरपंच से बात हमारी करवाइए या फलाने गांव के सरपंच से हमारी बात करवाइए। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था दोस्तों कि अगर सही पूछा जाए, इस समय सरपंचों के पास कहने को कुछ है ही नहीं। क्या कहें, वो पिछले 1 साल से कोई बजट उनको नहीं मिला, बल्कि राजस्थान सरकार जो है वो उनके परख उतरने का काम कर रही है। तो मैं जिस भी सरपंच से बात करता हूँ वो ये कहते हैं, सर क्या बताऊँ मैं, लोग हमारी तरफ देखते हैं, हमारे सामने समस्याएं रखते हैं, मगर उनका सॉल्यूशन करें तो करें कैसे, क्योंकि बिना अर्थ सब व्यर्थ, हमारे पास पैसा ही नहीं है, बजट सरकार ने दिया नहीं है, तो करवाएं तो क्या काम करवाएं। तो कुल मिलाकर के ये है कि कल है 24 तारीख और कल आएगा राजस्थान का बजट। सीएम गहलोत क्या कुछ सौगातें देने वाले हैं ये तो कल देखना पड़ेगा। कल 11 बजे वो बजट पेश करेंगे। मैंने अपनी टीम को बोल दिया है कि कल उसका लाइव प्रसारण हम ज़रूर करेंगे, यानी आप जहां हैं अपने मोबाइल पर राजस्थान सरकार का जो बजट है उसको लाइव देख सकते हैं। इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। तो ये बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। भरतपुर संभाग से बड़ी खबरें क्या हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं राज्य स्तर से बड़ी खबरें क्या हैं जो सीधा रास्ता रखती है आपसे। चलिए, तो कल होगा बजट पेश 11 बजे और हर वर्ग को, ना सिर्फ किसान, युवा, व्यापारी, बल्कि हर वर्ग को ये उम्मीद है कि साहब सीएम गहलोत साहब जो हैं वो राहत ज़रूर देंगे। व्यापारी ये आस लगा करके बैठा है कि कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा होगा, किसान को लग रहा है साहब कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा होगा। वादा किया था कर्ज माफ़ी का, क्या होगी या नहीं होगी? बिल्कुल सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 1 से 10 तक गिनने से बजट जो है कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। करना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ इसको इनफील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। दिखना चाहिए वो लोगों को कि हाँ आपने कर्जा माफ़ किया है या नहीं किया है। बिजली के बिलों को लेकर के क्या राहत मिलने वाली है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ व्यापारी अपने बारे में सोचता है, आम आदमी अपने बारे में सोचता है। आम आदमी का दर्द ये है कि कोरोना काल में राजस्थान सरकार ने जो काम किया वो वाकई में शानदार था, सलाम करने के काबिल है। लेकिन अब उस 1 साल के कार्यकाल के दौरान लोग अब थोड़ा सा बाहर निकले हैं। ज़िंदगी शायद कहीं ना कहीं पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन कितनी लौटेगी ये इस बजट पर निर्भर करता है। बिल्कुल करता है। हर व्यक्ति आस लगा करके बैठा है कि गहलोत जी का पिटारा खुलेगा और कितना कुछ आम आदमी को मिलेगा। शेयर आप करते चलें सर, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लगातार शेयर करते चलें। जितने भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो वो है जिले। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, ज़िला लेवल पर सौगातें मिलने वाली हैं। ये अंदर के सूत्र हमारे बता रहे हैं कि हर जिले पर जो जो विधायकों ने डिमांड की है, तहसील स्तर पर विधायकों ने जो डिमांड की है, उनको कहीं ना कहीं इस बजट में शामिल किया जाएगा। स्थानीय निकायों को भी पैसा मिलने की संभावना है। ग्राम पंचायतें 1 साल से जो रोजना रो रही हैं, हो सकता है कि अब ग्राम पंचायतों को भी पैसा मिल जाए अपने गांव का विकास करने के लिए। तो सब टकटकी लगा करके बैठे हुए हैं, क्या कुछ मिलने वाला है राजस्थान को कल गहलोत जी के पिटारे से। अब ये तो देखना पड़ेगा साहब, सीएम है, ये उनके दिमाग की बात है, उनकी सोच की बात है, किस क्षेत्र को क्या वो देते हैं। चलिए, तो ये है बड़ी खबर। बेरोजगारों का आमरण अनशन अभी भी जारी है। 22 गौतम सर्किल पर लगातार 7-8 दिन हो गए उनको सर, और आमरण अनशन वो कर रहे हैं।
और उनका जो अनशन है वो जारी है। हालांकि सरकार से वार्ता लगातार हर 2 दिन में 3 दिन में हो रही है उनकी, लेकिन उस वार्ता का नतीजा कुछ निकला नहीं है और अभी भी कहानी जस की तस है। बिजली विभाग में भर्ती निकाली है, ये कल हमने बताया था। बजट से पहले बम्पर सौगात दी है गहलोत जी ने और लगभग 2000 से ज़्यादा वो भर्तियां हैं, लेकिन उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विवाद है। तो कल से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब एक बड़ा मुद्दा और है और वो है EWS का। EWS है क्या, पहले तो वो समझो। केंद्र सरकार द्वारा 10% का ये दिया गया कि साहब 10% आरक्षण हम दे रहे हैं, EWS का आप फॉर्म भरवाइए जनरल कास्ट के लिए या उन चीज़ों के लिए। पहली बात तो EWS को बनवाना बड़ा टेढ़ा काम है, बिल्कुल ये कड़वा सच मैं कह रहा हूँ और मेरे पास इसके एविडेंस भी हैं सर। ई मित्र वाले हों या कोई दलाल हो, 2 से 4 हज़ार रुपये ले रहे हैं एक EWS सर्टिफिकेट बनवाने के, तब जा करके तो ये EWS बन रहे हैं। दूसरी बात, इसका तो एक क्राइटेरिया और कर दिया कि साहब इतने तक ही ये वैलिड है, उसके बाद में वैलिड है नहीं। अब समस्या इसमें यह हुई साहब कि जिन्होंने पहले EWS बनवा लिया, पिछले 1 साल जब कोरोना का निकला तो ये नहीं हो पाए रिन्यू कहाँ से होंगे जब दफ्तर बंद हैं, ऑफिस बंद हैं, कोई काम हुआ ही नहीं है, तो EWS के सर्टिफिकेट रिन्यू हो तो हो कैसे। अब जब वो रिन्यू नहीं हुए तो आगामी भर्तियों में उसका इस्तेमाल कैसे होगा, है ना गौर करने वाली बात। ये उनका अपना रोना है सर, जिनके EWS सर्टिफिकेट बन तो गए मगर वो रिन्यू नहीं हुए विद इन टाइम, तो फिर आगे क्या होगा। तो सरकार से हमारी अपील है सर, इसकी जो प्रक्रिया है ना, एक तो सबसे पहले इसको सरल बनाया जाए। बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है सर ये। दूसरी बात, इसका जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। जितना अन्य सर्टिफिकेट में मिलता है ना, उतना EWS वाले जो कैंडिडेट हैं उनको उतना उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये बड़ी बात है। अब बात करते हैं आबकारी विभाग की। बिल्कुल साहब पिटारा खोल दिया था गहलोत साहब ने और सब कुछ बढ़िया आसान तरीके से कर दिया था, बहुत सारी रेटें कम कर दी थी। अच्छा, आप लोग शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे ना तो मैं आगे की खबर नहीं बताऊंगा आपको। चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए, लगातार खबरों को शेयर करते चलिए आप, मुझे भी अच्छा लगेगा और जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ भी मिलेगा। तो शेयर लगातार करते चलें, जितने भी हमारे नए दर्शक हैं वो। तो आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों की जो तारीख थी, नीलामी जो ऑनलाइन हम कर रहे थे ऑक्शन, वो अब उसकी तारीख जो है ना वो बढ़ा दी है, उसकी डेट बढ़ा दी है। आज से होनी थी वो, अब इसको बढ़ा करके जो है 2 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक कर दिया गया है। यानी 2 मार्च से 9 मार्च के बीच में ही अब ऑनलाइन जो नीलामी है वो होगी। ठीक है साहब, ये थी राज्य स्तर की बड़ी खबरें और सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी कल के बजट पर। अब बढ़ते हैं भरतपुर की तरफ। तो संभागीय आयुक्त PC बोरवाल ने आज जन सुनवाई की। कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई की गई। बहुत सारे लोगों के मुद्दों के जो हैं उनका समय पर और वहीं मौके पर ही निराकरण किया गया। अधिकारियों को ताकीद किया गया। कुछ मुद्दे ऐसे भी आए जो बड़े हास्यास्पद थे साहब। SDM पर भी आरोप लगाए गए कि साहब वो खुद अतिक्रमण करवा रही हैं और उसी का चुटकी लेते हुए जवाब दिया PC बोरवाल जी ने कि अब अगर कोई ऐसा कहे तो मुझसे नाम ले देना, मेरा नाम ले देना कि मैं साहब SDM से ऊपर जो होता ना संभागीय आयुक्त, उनसे मिल करके आई हूँ, तो अब आपको कोई समस्याएं नहीं होंगी। रूपबास कस्बे में PNB बैंक के पास एक व्यक्ति से दिन दहाड़े, कल की खबर है हालांकि ये, दिन दहाड़े 70,000 रुपये की लूट कर ली गई। ये जो घटना है ये धौलपुर रोड पर जो PNB बैंक की शाखा है वहाँ पर हुई। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, CCTV फुटेज खंगाले गए और अज्ञात चोरों की तलाश जारी है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। चंदन विला होटल, याद होगा आपको, ये खबर हमने भी दिखाई थी। इसको लेकर के मैं आपको डिटेल देने वाला हूं कि चंदन विला होटल के सामने स्वर्णकार से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। निहालगंज पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को, जिन पर 5-5 हज़ार रुपये का इनाम था, उनको गिरफ्तार कर लिया है। और 24 जनवरी को दुकान बंद करके सैंपऊ रोड पर ये एक स्वर्णकार के साथ में ये लूट हुई थी। ये खबर हमने भी बताई थी आपको। इसको लेकर के पुलिस लगातार रेकी कर रही थी, सरगर्मी से तलाश कर रही थी और इस मामले को लेकर के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार आज
कर लिया है, सलाम करते हैं हम पुलिस को। अगर इसी तरह कार्रवाई करते रहेंगे सर तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, पुलिस का इस्तकबाल कहीं ना कहीं बुलंद होगा, पुलिस का इकबाल जो है वो कहीं ना कहीं बुलंद ज़रूर होगा। बजरी माफियाओं पर अब होगी ज़्यादा सख्ती। क्यों कि एसपी केसर सिंह शेखावत जो है ना वो पूरे रंग में नज़र आ रहा है धौलपुर में। चाहे वो दस्युओं के खिलाफ अभियान हो, चाहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप हो, लगातार वो इसको लेकर के काम कर रहे हैं। और अब क्या होगा कि राजपाशा एक्ट में इनको निरुद्ध किया जाएगा, इनकी संपत्ति कुर्क होने की कार्रवाई की जाएगी, है ना अलग चीज़। यानी जो बजरी माफिया हैं, जो बजरी खनन से जुड़े हुए हैं, अवैध बजरी खनन से, उनके खिलाफ ये बड़ा एक्शन अब सरकार लेने जा रही है। अब बात करते हैं करौली की। तो एसपी मृदुल कछावा के नेतृत्व में उनके निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी के अंतर्गत लग्जरी कार से आज पुलिस ने बरामद की अवैध शराब। ये मामला है बालघाट के लपाबली नदी में नाकाबंदी के दौरान 26 कार्टून जो हैं वो बरामद किए गए हैं अवैध शराब के, लेकिन आरोपी वहाँ से फरार हो चुके हैं और डीएसटी के जो प्रभारी हैं यदुवीर सिंह जी, उनके नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। देखिए, जो हमारे मुआज़िज़ मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवाऊँ उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे जो भरतपुर रेंज के आईजी हैं प्रसन्न कुमार खमेसरा, वो आज गंगापुर सिटी आए। मुझे सबसे बढ़िया जो बात लगी वो ये लगी, सीएलजी की नहीं बल्कि उन्होंने शहर के प्रबुद्धजन जो हैं, शहर के जो बड़े बड़े स्कूल और शिक्षण संस्थाओं के जो मालिक हैं, सभापति शिवरतन अग्रवाल, पूर्व सभापति संगीता बोहरा और बहुत सारे गणमान्य लोगों के साथ में एक फेस टू फेस उन्होंने बातचीत की। सीएलजी मीटिंग में और आज की जन सुनवाई है उसमें बड़ा फ़र्क था सर। लोगों की समस्याओं को पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने नोट किया और नोट करके एक एक सवाल का दिया उन्होंने जवाब। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया। मैं आपको बड़े करीब से इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि किन किन चीज़ों पर उन्होंने बातचीत की और किन किन चीज़ों के लिए उन्होंने बहुत कुछ खुलासा किया, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी थी सर जिनको मैं भी चाह रहा था कि वो हमारे और आपके जहन में थी, मगर उनके बारे में कभी बात हुई नहीं खुल करके। आज मैं आपको बात बता देता हूँ कि किन किन मुद्दों पर बात हुई। सबसे पहली बात तो ये होती है कि नशे को लेकर के शहर में नशे का जो कारोबार है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आईजी साहब ने कहा कि देखिए, इसके लिए एक तो जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। क्या हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दे पा रहे हैं? क्या हम हमारे बच्चों को इस नशे का जो कारोबार है, नशे की जो लत है, इससे दूर रख पा रहे हैं? बहुत बड़ी बात कही है सर। हम बहुत आसानी से उंगली उठा देते हैं कि साहब पुलिस कोई काम नहीं कर रही, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये लोग हैं कौन, अपराधी कहाँ से आते हैं। ये फॉरेन से एक्सपोर्ट नहीं किए हैं हमने, ये हमारे ही समाज के वो लोग हैं, वो युवा हैं सर, जो कहीं ना कहीं अपनी दिशाओं से भटक चुके हैं। तो उन्होंने बड़ी बात कही है, शिक्षण संस्थाओं की, पेरेंट्स की, समाज की ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आसपास ये देखें कि हमारे समाज के कौन कौन से युवा हैं जो नशे के इस कारोबार में लिप्त हैं या नशे की लत में इन्वॉल्व हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। दूसरी बात, यातायात को लेकर के उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को तो माना कि साहब हाँ, जितना शहर की आबादी है, ट्रैफिक है, उस हिसाब से यातायात कर्मी कम है। तो होमगार्ड के जो जवान हैं, आरएसी के जो जवान हैं, वाकई में उनको यूज़ किया जाना चाहिए और उसको लेकर के उन्होंने एसपी साहब को दिशा निर्देश दे भी दिए हैं। फिर आती है वाहन चोरी की बात। वाहन चोरी की वारदातें गंगापुर सिटी में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसको लेकर के आईजी साहब ने कहा है कि बिल्कुल मॉनिटरिंग बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो और एक चीज़ और उन्होंने कही कि वाहन चोरी है या सट्टा है, इनके मूल में अगर कोई है, इनके जड़ में कोई है, तो वही काम है नशाखोरी। नशे को आपूर्ति को पूरा करने के लिए ये लोग छोटी मोटी चोरियां करते हैं और फिर अपने नशे की जो लत है उसको पूरा करते हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक उन्होंने कही थी नो एंट्री, बहुत अच्छी बात है।
उन्होंने आज एएसपी हिमांशु जी को निर्देश दिए कि सर नो एंट्री जोन बनाए जाने चाहिए और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। सीएलजी सदस्यों का चयन, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सीएलजी की अगर बात की जाए तो सीएलजी में बहुत सीमित सदस्य रहते हैं, सीएलजी सदस्यों की तादाद भी बढ़ाई जाए और इनको रोटेशन में भी रखा जाए, अलग अलग व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए इसमें। मंचलों पर कार्रवाई, यस, ये जो वो पॉइंट था ना, ये इसने मुझे बड़ा अटैक किया सर। कॉलेजों के बाहर, स्कूलों के बाहर और जो मंचले हैं, जो अपने आप को बड़ा मजनू करार देते हैं ना साहब, उनके खिलाफ अब जल्द से जल्द कार्रवाई होने वाली है। आईजी साहब ने कहा है, देखो पहले एक अभियान चला था, अभय 2 गाड़ियाँ चलती थी और वो क्यूआरटी की तरह काम करती थी, क्योंकि रेस्पॉन्स टीम की तरह, एक फ़ोन किया और तुरंत वो वहाँ पहुँचती थी। आज इसको लेकर के भी मुद्दा उठा था कि सर वो बढ़िया व्यवस्था थी, उसको बंद क्यों कर दिया गया। आईजी साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में ये जो है ना अभय 2 जो गाड़ियां हैं जो क्यूआरटी करती हैं, क्विक रेस्पॉन्स करती हैं, इनकी अब तादाद गंगापुर सिटी में शुरू होने वाली है, इनकी सुविधा शुरू होने वाली है। इसके अलावा आईजी साहब ने कहा है कि बिल्कुल सिविल ड्रेस में पुलिस वालों को नियुक्त किया जाएगा, वो मॉनिटरिंग करेंगे गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, इनके आसपास ऐसी कोई गतिविधि या ऐसी कोई कोचिंग संस्थान जहां से महिलाओं का, लड़कियों का सबसे ज़्यादा आना जाना है, वहां पर अब पुलिस सिविल ड्रेस में मंचलों पर करेगी कब्जा। तो जितने हमारे भाई हैं ना जो मजनू बन करके घूम रहे हैं, उनसे मेरी ये वार्निंग है कि सर प्लीज़ अब आप घरों में पहुँचें, आराम से मस्त रहें, रोटी बनाएं, सब्जी बनाएं और घरों में ही रहना, वरना किसी दिन अगर आपके बाल पकड़ करके और अगर आपकी ठुकाई हुई तो सबसे पहले लाइव दिखाएगा जी न्यूज़ पोर्टल। फिर ये मत कहना कि साहब मेरी बदनामी करवा दी, ठीक है। तो ज़्यादा मजनू बनने की आवश्यकता नहीं है, अब पुलिस इस पर एक्शन लेगी, आईजी साहब ने ये कह दिया। दूसरी बात, अब बात आती है पुलिस वेरिफिकेशन। मुद्दा हमने भी उठाया था और मुद्दा पहले से भी उठता आ रहा है। कोरोना से पहले 55,000 स्टूडेंट गंगापुर में रहते थे। आज की तारीख में बात की जाए सर, 55,000 तो नहीं रहते, मगर जितने भी स्टूडेंट रहते हैं, जितने भी मकान मालिक हैं, मैं खुद भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज़ आपके मकान में जो भी किराएदार रह रहा है उसका वेरिफिकेशन जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन गंगापुर सिटी में आप करवाएं। अगर आपने ऐसा नहीं करवाया तो पुलिस बहुत जल्दी आपका नोटिस जारी करने वाली है। इसी तरह कोचिंग संस्थान, जितने स्टूडेंट आपके कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द आप थाने में करवाएं, ताकि हमें पता रहे कितने स्टूडेंट हमारे गंगापुर सिटी में रह रहे हैं और उनका बैकग्राउंड है क्या। ठीक है, आज ये बिल्कुल क्लियर कहा है खमेसरा जी ने। अब आती है बात अवैध बजरी की। अवैध बजरी को लेकर के शिवरतन जी ने सवाल उठाया था कि साहब बड़ी तेज़ रफ्तार में ट्रॉलियाँ निकलती हैं और वो कहीं ना कहीं लोगों की मौत की वजह बन रही है, और सही भी बात है। आईजी साहब ने बड़ी जोरदार एक जवाब दिया कि साहब ये बड़ी विरोधाभास वाली परिस्थिति है, पुलिस रोकना चाहती है, पुलिस के दबाव की वजह से वो लोग निकलना चाहते हैं और तेज़ रफ्तार में इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाता है। ये गतिविधियां तब होती हैं। तो फिर भी उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हमने क्योंकि वो कल से इस क्षेत्र के दौरे पर थे, तो मलारना डूंगर है, बौली है, बाटौदा है, इन क्षेत्रों का उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ ऐसे पॉइंट हैं वहाँ अतिरिक्त अब सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की, और आगे की बात यह है दोस्तों कि हमारे जो मुआजिज़ मेहमान हैं, मैं उनका आपसे तारुफ करवाना चाहूँगा। और उसका कारण ये है कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तभी ये बात निकल करके सामने आई, और निकल करके क्यों आई वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत कुछ आपको इस बारे में बताने वाले हैं। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कितने शेयर हो गए सर? अगर लोग कम कर रहे हैं ना तो फिर मैं बंद कर देता हूँ लाइव। क्या करें अगर ये शेयर भी नहीं कर सकते तो? 10 रुपये जो थे ना वो तो आपने दिए ही नहीं। खैर क्या कहूँ, मैंने कहना ही छोड़ दिया उस बारे में, लेकिन शेयर तो आप कर सकते हैं ना सर। इतना फ़र्ज आप अदा कर दीजिए, बाकी का हम संभाल लेंगे। कम है? हाँ, हमारी आईटी टीम कह रही है बहुत कम है सर, लोगों ने अभी शेयर ही नहीं किया।
अगर आप अनछुए पहलू को शेयर नहीं कर रहे ना सर, तो ये हमारे लिए दुख की बात है और आपकी बड़ी बदकिस्मती है सर। ये आप चाहते ही नहीं कि हम अपनी बातों को, अपनी जो विचार हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप फटाफट शेयर करिए, ठीक है ना, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए, क्योंकि एक बहुत शानदार इंसान से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ और बहुत कुछ उन्हीं से कहलवाने वाला हूँ मैं। क्योंकि अगर मैं कहूँगा तो फिर वही बात है ना कि हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, इसलिए हम नहीं बोलते। लोग बोलें, हमारे दर्शक बोलें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो उनसे मैं ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि आज उनके कुछ मैसेज ऐसे आए थे जिन्होंने मुझे वाकई में अट्रैक्टिव किया था। तो जितने भी हमारे नए दर्शक जुड़े हैं, मेरी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ आप फटाफट इसको शेयर करिए। चलिए, और अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ हमारे एक दर्शक से जिनका नाम है आशुतोष जी। आशुतोष सर वैसे तो गंगापुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो जॉब करते हैं और लगातार लंबे टाइम से जी न्यूज़ पोर्टल को फॉलो करते आ रहे हैं। मुझसे वो व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं और मैं लगातार उनके जो भी ओपिनियन होते हैं उनका जवाब देता रहता हूँ। टाइम टू टाइम उनसे संपर्क करने का प्रयास ज़रूर करता हूँ। आज जो उन्होंने कमेंट मुझे भेजा, वो कमेंट वाकई में काबिल तारीफ़ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा कोई दर्शक मुझे इतना भी ऑब्जर्व करता होगा कि वो हर चीज़ को इतनी बारीकी से देखता होगा। तो चलिए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ मिस्टर आशुतोष से। आशुतोष सर, प्लीज़ ज्वाइन मी हेयर। ये हैं आशुतोष जी। आशुतोष जी, पहले तो अपना परिचय दीजिए आप दर्शकों को। मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है। मैं नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी का स्थानीय निवासी हूँ, परंतु वर्तमान में मैं नोएडा में टेलीकॉम कंपनी में एज ए इंजीनियर जॉब करता हूँ। जी न्यूज़ पोर्टल से मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और जब आज अजय जी के पास मैंने कुछ मैसेजेस किए थे तो उसी के बारे में आज मैं चर्चा करने के लिए यहाँ पे हूँ। ठीक है, देखिए एक बार मुझे मेरे किसी दर्शक ने एक कमेंट भेजा था, आज अजय जी ने अंगूठी बहुत अच्छी पहनी है और घड़ी बहुत अच्छी पहनी है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सर कि कोई दर्शक इतने करीब से किसी चीज़ को देखता है कि हाँ, उसे ये भी पता है कि आज अजय जी ने घड़ी कौन सी पहनी है और अंगूठी कौन सी पहनी है। उसके बाद में आज जब आशुतोष जी का मेरे पास में मैसेज आया तो मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत डीपली इस चैनल को देखते हैं और एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं। दूसरी बात ये है कि दोस्तों देखो, सोशल मीडिया का ये ज़माना है, कोई चीज़ छुपी नहीं है किसी से भी, लेकिन क्या आप दिखा रहे हैं, कैसा आप दिखा रहे हैं, वो बड़ा मायने रखता है सर। एक एक चीज़ बहुत मायने रखती है। आशुतोष जी से मैं उसी बारे में बात करना चाहूँगा। आशुतोष सर, कौन सी चीज़ थी जिसको लेकर के आज आपने बड़ा गहराई से ऑब्जर्व किया और जिसको लेकर के आपने आज मुझे मैसेज किया? मुझे वो चीज़, वो जो घटनाक्रम है ना, उसके बारे में बताइए। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज माननीय आईजी महोदय जो भरतपुर रेंज के, वो गंगापुर सिटी में थे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सारे पत्रकार अपने अपने सवाल उनसे पूछ रहे थे। मीनवाइल मैंने एक सवाल पे थोड़ा गौर दिया, जिसमें एक पत्रकार ने ये पूछा था कि ये कुछ फेसबुक या पत्रकार आजकल हर चीज़ को लाइव दिखाते हैं, जिससे काफ़ी चीज़ों में परेशानी उत्पन्न होती है, और आप सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा सवाल उन्होंने आईजी महोदय से किया था। मैं उस सवाल पे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि आईजी महोदय अगर हमारे गंगापुर सिटी में हैं तो हमें उनसे क्राइम के बारे में, बढ़ते हुए प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना चाहिए, ना कि इतने बड़े ऑफिसर के सामने एक दूसरे की लेग पुलिंग या टांग खिंचाई करके अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी मुद्दे पर जब मैंने आज अजय जी से मैसेज के द्वारा संपर्क किया, तब अजय जी ने मुझे बोला कि अगर आप लाइव चैनल में आके, लाइव डिबेट में आके अगर दर्शकों को ये बात बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वही अजय जी की लाइन की अगर हम कहते हैं तो लोग कहते हैं कि बोलता है। हाँ, तो जब इन्होंने मुझसे कहा तो मुझे लगा कि हाँ, इन्होंने बहुत, क्योंकि वो चीज़ मैंने भी वहाँ ऑब्जर्व कर ली थी। वो चीज़ मुझे भी लगा कि यार, एक व्यक्ति जो क्राइम से जुड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, उससे आप ये पूछ रहे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया जवाब दिया था खमेसरा जी ने कि सर ये सेंट्रल का मामला है, जो भी नियम कानून तय करने हैं वो करेंगे। अब कोई पत्रकार अगर वहाँ जाकर के लाइव चला रहा है, कैसा भी चला रहा है, तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो किस रूल ऑफ रेगुलेशंस के अंतर्गत चला रहा है, उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या वो कितने प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि आशुतोष सर ने उस चीज़ को बड़ा बारीकी से ऑब्जर्व किया। अच्छा, आपने एक चीज़ और कही थी कि सर मुझे जी न्यूज़ पोर्टल के या मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस अच्छे लगे। उन क्वेश्चनों को अगर कंपैरिजन हमारे क्वेश्चन से किया जाए तो क्या कुछ डिफरेंसेस आपको नज़र आया? सर मुझे ऐसा लगता है कि आपके द्वारा क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसमें सबसे पहला तो बहुत बड़ा होमवर्क था। होमवर्क इन द सेंस कि जब भी हम किसी बड़े ऑफिसर के सामने क्वेश्चन पूछने जाते हैं तो हमें बहुत कुछ पहले से पढ़ना होता है, उसके बारे में जानना होता है, और उस क्षेत्र के बारे में या उस चीज़ के बारे में जो उस ऑफिसर से संबंधित है, वही तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए। मुझे आपके एक या दो क्वेश्चन बहुत डीप लगे, जो कि आपने बहुत
गहराई के मुद्दे से हमारे आईजी साहब से पूछे और उन्होंने बखूबी उनका जवाब भी दिया। तो मुझे आपकी पत्रकारिता में ये अच्छी बात लगती है कि आप बहुत डीपली क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत फ्रैंकली बात करते हैं, चाहे अधिकारी किसी भी रैंक का हो। अच्छा आशुतोष सर, एक बात मैं आपको पूछना चाहूँगा, गंगापुर में पले बड़े हैं, यहाँ की सरजमी में आपने अपना बचपन गुजारा है, पत्रकारिता क्या वाकई में एक हंसी मजाक का काम है या बहुत जिम्मेदारी का काम है कि हर कोई पत्रकार बन जाए, जा कर के और अपना न्यूज़ पोर्टल खोल ले और जा कर के साहब एक माइक ले लिया, एक बूम आईडी ले ली और जो चाहे वो क्वेश्चन कर लिया, इतना ईजी है? सर वैसे लोकतंत्र में पत्रकारिता को एक स्तंभ के रूप में माना गया है। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि पत्रकारिता कोई इतनी हल्की चीज़ है कि कोई भी माइक उठाए, कैमरा लगाए और पत्रकारिता चालू कर दे। उसके लिए हमें, जैसा मैंने अभी पिछले पॉइंट पे कहा था, कि बहुत डीप एनालिसिस की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा होमवर्क की भी ज़रूरत होती है। हमें वो मुद्दे अपने क्षेत्र के अधिकारियों से या जो भी पार्षद हैं, सांसद हैं, उनसे पूछने चाहिए जो कि वास्तव में पूछने लायक हैं। ऐसे एक दूसरे की, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक दूसरे की टांग खिंचाई करके या एक लाइन को बड़ी करने का ये तरीका कि हम दूसरी लाइन को छोटी कर दें, ये मुझे नहीं लगता उचित है। अगर आप में खुद में सामर्थ्य है तो आप उस तरह के प्रश्न पूछें जो कि जिले से या क्षेत्र से संबंधित हैं। तो मुझे ये लगता है कि पत्रकारिता बच्चों का खेल नहीं है कि माइक उठाया, कैमरा लगाया और पत्रकारिता चालू कर दी। उसमें डीप नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम मुद्दों की बात कर सकें, ना कि एक दूसरे की टांग खिंचाई की। अच्छा, बहुत कुछ आपने देखा है इस शहर के बारे में। अभी अगर वर्तमान की बात की जाए, शहर में क्या कुछ अच्छा चल रहा है, क्या कुछ बुरा चल रहा है, इसको अगर आप अपने हिसाब से डिस्क्राइब करना चाहें तो कैसे करना चाहेंगे? कितना बदलते और बिगड़ते देखा है इस शहर को? देखिए, मैं 2004 तक तो वैसे यहीं रहा हूँ, जब तक मैं 12th क्लास में था। उसके बाद में अभी चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो वर्क फ्रॉम होम के कारण मैं पिछले 1-1.25 साल से यहीं पे काम कर रहा हूँ। उस दौरान मैंने इस शहर को कुछ बनते भी देखा है और कुछ बिगड़ते भी देखा है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये बताना चाहूँगा कि आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले मैं अपनी फैमिली के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जा सकता था, परंतु आज हमारे क्षेत्र की, आज हमारे गंगापुर सिटी की हालत इतनी अच्छी भी है कि हम अच्छे से किसी रेस्टोरेंट में, फैमिली रेस्टोरेंट में जाके गेट टुगेदर कर सकते हैं या अपनी जो भी सेलिब्रेशन है वो कर सकते हैं। परंतु आज से 5 साल पहले ये नहीं था। लेकिन कुछ मुद्दों की बात हम ये भी कर सकते हैं कि आज हमारे शहर में लूटपाट बहुत ज़्यादा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मुझे लगता है कि सुरक्षा में बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे इस समय अगर आप देखें तो बाहर निकलना अकेले इंसान के लिए बहुत डर का काम होता है। जैसे आपने कुछ दिन पहले भी बताया था, कई जगह तो ऐसा हाल है कि चोरों के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद हैं कि वो दिन के टाइम में, दिन दहाड़े घर में घुस के एलईडी चुरा लेते हैं या कोई भी चीज़ चुरा लेते हैं, जबकि उन्हें पता है कि वो जो घर के लोग हैं वो ऊपर वाले फ्लोर पे ही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के बारे में विचार करना चाहिए प्रशासन को भी। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम लोगों की मानसिक खुद की जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छे स्तर के काम करें ताकि हम अपने क्षेत्र को भी विकसित कर सकें और खुद का भी अच्छे से विकास हो सके। अच्छा आशुतोष सर, बहुत बढ़िया और अच्छी बात आपने कही आज, क्योंकि आईजी साहब ने भी वही बात की थी कि नशाखोरी जो है ना वो कहीं ना कहीं इसके जड़ में है, मूल में है कि मुझे तो मेरे नशे की आपूर्ति करनी, अब तेरी चीज़ वो 1 लाख रुपए की है, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मुझे तो 500 रुपये चाहिए भाई इस मैक का, मुझे अगर मुझे करना है अपना शौक पूरा। क्या वाकई में हम आने वाली पीढ़ी को या हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दे पा रहे हैं? क्योंकि आज बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी कि ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, हमको हमारे आसपास का एनवायरनमेंट देखना है। हम क्या दे रहे हैं आने वाली पीढ़ी को, हम बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों से पूछते हैं या उनका टाइम नोट करते हैं, कब जा रहा है, कब आ रहा है, क्या उसकी फ्रेंड सर्किल है? तो ये चीज़ें कितना मायने रखती हैं? देखिए, जैसा कि आईजी साहब ने कहा, ये बात बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ इस बात से कि समाज को बदलने के लिए सिर्फ पुलिस और प्रशासन की ही सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसमें खुद इंसान की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। जिस परिवारों से हम पले बड़े हैं, किसी भी परिवार में इस तरह के संस्कार नहीं दिए जाते कि हम नशाखोरी में लिप्त हों या चोरी चकारी में लिप्त हों। लेकिन ये हमारे खुद का मानसिक स्तर है। हम अपने परिवार से हमेशा अपेक्षा नहीं रख सकते कि वो हमारे ऊपर कॉन्टिन्यूस वॉच रख सकें या हमें कंटिन्यूस देख सकें कि हम क्या कर रहे हैं। ये हमें खुद के अपने स्वस्थ मन चित्त से सोचना पड़ेगा कि हम कुछ भी ऐसा काम ना करें जो कि इलीगल हो और जो कि हमारे देश को, हमारे क्षेत्र को बदनाम करने की ओर अग्रसर करे। तो मुझे लगता है कि ये एक व्यक्ति विशेष की खुद की मानसिकता है जो कि सुधारने की आवश्यकता है। और जैसे ही ये नशे की चीज़ें, जैसा आपने बताया, ये मुद्दा है हमारे क्षेत्र में, हमारे गंगापुर में, जिसकी वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर जैसे ही खुद हम अपने हिसाब से काबू कर पाएंगे, उसके बाद में ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। अच्छा, यूथ की कितनी बड़ी भूमिका है? इनोवेटिव आइडियाज़ अपने जहन में होने चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ? 2 चीज़ें आती हैं, एक तो होगी दादागिरी, एक होगी गांधीगिरी। क्या मैं लोगों को समझा सकता हूँ
मैं अपने आप में लोगों को अवेयर कर सकता हूँ, जागरूकता ला सकता हूँ कि नहीं यार, हमें देखिए प्रशासन का भी सहयोग करना है, लोगों में इस चीज़ के लिए जागरूकता लानी है कि नहीं, नशाखोरी जो है ना वो एक अभिशाप है और इससे लोगों को हमको दूर करना है। तो यूथ की तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है इस मामले में। मेरा भी यही मानना है कि यूथ की न केवल इस मामले में बल्कि हर मामले में बहुत बड़ी एक भागीदारीता होती है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा यंग लोग निवास करते हैं और ये भारत की एक ताकत है। तो उसी तरह से मैं मानता हूँ कि यहाँ पे भी बहुत सारे जो संगठन हैं उनको यूथ को एकत्रित करके इस बारे में कुछ नशा मुक्ति अभियान या इस तरह के कुछ प्रावधान या इस तरह के कुछ कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, ताकि जो इस तरह के लोग हैं जो इन चीज़ों में लिप्त हैं उनको कुछ इस तरह का मिल सके कि हम इन चीज़ों से हटके और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। अच्छा आशुतोष सर, देखिए आप जैसे लोग हैं ना वो मुझे भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड करते हैं, और वो इसलिए करते हैं सर कि देखो हम एक बहुत खूबसूरत से शहर की या खूबसूरत से देश की कल्पना करते हैं। मेरा शहर अच्छा है बिल्कुल, और अच्छा होना चाहिए, मेरा देश बहुत अच्छा है, वो विश्वगुरु था है, बस वो है कि हम शायद कहीं भटक जाते हैं, है ना, और फिर गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। पॉलिटिकली अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको लगता है कि हाँ आज भी हम शायद कहीं ना कहीं जातिवाद या क्षेत्रवाद में उलझे हुए हैं, इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा, इस मानसिकता को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा आप? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अजय जी। जातिवाद जो है वो एक तरीके से अपनी खुद की मानसिकता है जिससे ऊपर उठ के ही हमें अपने लिए और अपने समाज के लिए काम करना पड़ेगा। चाहे वो किसी अच्छे लेवल के नेता की बात करें या एक ग्राउंड लेवल के आम आदमी की बात करें, हमें अगर अपने दिमाग में जातिवाद का जहर जो हमने घोला हुआ है और जो रखा हुआ है, अगर उससे ऊपर उठ के हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने समाज के लिए भी और अपने देश के लिए भी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है आपने। अच्छा, आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? सर मैं MS धोनी को अपना रोल मॉडल मानता हूँ, जिन्होंने एक गरीब परिवार से निकल के भी ऐसी जगह पे अपना नाम स्थापित किया जहाँ पे आज एक लेजेंड बन गए और जहाँ पे आज न केवल इंडियन क्रिकेट में बल्कि पूरे वर्ल्ड में उनको एडमायर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं और वो आज भी लोगों की मदद करने में चूकते नहीं हैं। तो ये मुझे बहुत इंस्पायर करती है उनकी चीज़। अच्छा, बड़े करीब से आपने आज वो दिन भर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और मुझसे डिस्कस किया। अब ऐसे पत्रकारों का क्या इलाज किया जाए? है ना, एक हास्यास्पद सी स्थिति है सर। बिल्कुल, लोगों ने पत्रकारिता को किस स्तर पर पहुंचा दिया? सर मुझे ये लगता है कि किसी भी क्षेत्र के इतने बड़े अधिकारी से बात करते समय अगर हम कुछ इस तरह के हास्यास्पद प्रश्न अगर पूछेंगे तो वो न केवल हमारा क्रेडिबिलिटी। मुझे एक याद है, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, कि एक बार जब मैंने SP सर की थी सुधीर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको ध्यान होगा, मुझे याद है जब एडिशनल SP के ऑफिस के ऊपर एक कुछ उदयी के मर्डर से रिलेटेड, हाँ जी, तो उसमें भी आपने मुझे कमेंट्स किया। हाँ जी, हमारे माननीय SP साहब उस समय भी यहाँ पे थे और वो उन चीज़ों का खुलासा कर रहे थे कि हमने कितने लोगों की गिरफ्तारियां करी हैं और उस रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी जा रही थी। मैक्सिमम पत्रकार उस रिलेटेड वही चीज़ पूछ रहे थे। तब भी एक माननीय पत्रकार महोदय ने ये प्रश्न किया था, मैं नहीं जानता कि वो कौन है और मुझे जानने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक प्रश्न किया था बजरी खनन से रिलेटेड। मैं मानता हूं कि वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उस समय पे वो मुद्दा रिलेटेड नहीं था। हमारे SP साहब इतने अनुसंधान के बाद उन चीज़ों को पकड़ के लेके आए, उन क्रिमिनल्स को पकड़ के लेके आए, तो हम उसके बारे में उनसे प्रश्न जवाब करें, सवाल जवाब करें, मुझे लगता है वो ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है, इंस्टीट्यूट ऑफ ऐसे मुद्दे उठाना उस टाइम पे जो कि रिलेटेड नहीं है। तो वही है, ये सब चीज़ें हास्यास्पद हैं और मुझे लगता है कि खुद को समझना चाहिए कि पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत जिम्मेदारी का काम है। डीप लेवल पे नॉलेज उसके लिए चाहिए और हम अपने क्षेत्र को बेसिकली बड़े ऑफिसर्स के सामने या लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि उस बारे में सोचना चाहिए। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सोचना चाहिए उन लोगों को जो इस तरह के हास्यास्पद प्रश्न पूछते हैं इस तरह से। अच्छा, जी न्यूज़ पोर्टल से कितनी तो शिकायतें आपको और कितने सुझाव हैं आपके? सर देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं करीब 1.25 साल से गंगापुर में ही हूँ, तो मुझे लगता है कि पहले ऐसा कोई माध्यम नहीं था जिसके माध्यम से मैं अपने क्षेत्र के बारे में या स्पेशली गंगापुर सिटी के बारे में कुछ जान पाऊँ। ठीक है। सिंस लॉकडाउन मैं यहाँ से ही काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे कुछ ऐसा एक मीडियम चाहिए था जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है कि मेरे आसपास के क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं। जब से जी न्यूज़ पोर्टल मैंने देखना चालू करा है ऑलमोस्ट अप्रैल 2020 से, मुझे अपने क्षेत्र के आसपास की हर न्यूज़ का बहुत बारीकी से अवलोकन करने को मिलता है। दूसरा, कोई भी बड़ा मुद्दा होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नेशनल न्यूज़, क्योंकि नेशनल न्यूज़ के लिए हमारे पास 50 न्यूज़ चैनल है। मुझे चाहिए कि मेरे क्षेत्र के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ज़िले में क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करती हैं, क्या मेरे लिए मायने रखती हैं, क्या नहीं रखती हैं। लेकिन वो दिखाने के लिए पहले ऐसा कोई भी माध्यम नहीं था। उसमें यही था कि अगले दिन आके अखबार
अखबार में पढ़ो कि हाँ भाई पिछली बार ये हुआ था या पिछली रात को ये हुआ था। तो जी न्यूज़ पोर्टल में मुझे लगता है कि एक आपने बहुत ही अच्छा एक मॉडल मतलब एक ये चालू करा है पोर्टल, जिसके माध्यम से हमें बहुत अच्छी अच्छी खबरें और डेली की जो न्यूज़ है वो सुनने को मिलती हैं। तो मैं तो इस चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। और कमियों की अगर आप बात करें तो कुछ मुद्दों पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो से आप कहें इस बात हाँ, कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर आप बात करें तो कई जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे हम कुछ वो चीज़ें हैं वो लाइव इग्नोर कर सकते हैं, लाइव ना चलाएं, उन चीज़ों को रिकॉर्ड करें, देन हम उन फेसेस को ब्लर करके फिर अपने पोर्टल पे चलाएं, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और किसी भी तरह की क्रेडिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ एक आपको थोड़ा सा अपने पत्रकार बंधुओं को समझानी चाहिए, जिससे कि वो और बारीकी से उस चीज़ का अध्ययन करें और जिन चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए वो ना दिखाएं। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि कंट्रोवर्सी किसी चैनल के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती। और मैंने भी उस चीज़ पर बहुत बेबाकी से गौर किया है और मैंने अपने पत्रकारों को ये बताया कि क्या दिखाना है और क्यों दिखाना है। ये दो चीज़ें अगर आप जहन में रखेंगे ना तो सब कुछ बढ़िया होगा। आज मैं आपको अब जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको ये बता देना चाह रहा हूँ कि सर हमें किसी पॉपुलरिटी की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं आपको ये बता दूँ कि प्रशासन खुद हमें आगे से इनवाइट करता है। वो कहते हैं कि बिल्कुल अजय जी आप ये खबर दिखाइए, ये नहीं दिखानी, और हम उनका जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनका पालन ज़रूर करते हैं। मगर क्या होता है सर कि पता नहीं क्यों आजकल ये ट्रेंड चल गया है ना पत्रकारिता, और ये अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं गंगापुर सिटी में जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए उन्होंने अपना एक चैनल बना लिया, पोर्टल बना लिया और उसी को अब चला रहे हैं कि मुझे लोग पहचाने, मेरी एक पहचान बने। मुश्किल काम है सर, इतना आसान भी तो नहीं है ये। बिल्कुल, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, पत्रकारिता कोई इतना हल्का काम नहीं है कि कोई भी माइक उठाए और कैमरा लगा के चालू कर दे। उसके लिए गहन अध्ययन की और असली मुद्दों को सामने लाने की आवश्यकता होती है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि पत्रकारिता में बेबाकी का होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी। हम किसी एक दल के साथ या एक जाति के साथ या एक धर्म के साथ जुड़ के पत्रकारिता नहीं कर सकते। पत्रकारिता के लिए बेबाक होना और निष्पक्ष होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जी न्यूज़ पोर्टल में ये बात है, तो इसीलिए ये ग्रो कर रहा है। और रही बात इसकी कंट्रोवर्सी की, तो जैसे आपने सुना होगा कि लोग आगे बढ़ते हैं तो लोग टांग जरूर खींचते हैं, तो वही वाला है कि हम अच्छा करेंगे तो लोग हमारे दुश्मन जरूर बनेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ लगातार कंटिन्यू करनी चाहिए। आप अच्छे से न्यूज़ चैनल पोर्टल चलाते रहें, हमारे आसपास की खबरों को अच्छे से दिखाते रहें, और ना केवल गंगापुर में बल्कि मुझे लगता है आसपास के काफ़ी सारे ज़िलों में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो लोग इसको देखेंगे तो बिल्कुल जानकारी बढ़ेगी। और हम भी उम्मीद वही करते हैं कि देखिए आम आदमी से जुड़ें, आम आदमी की समस्याओं को, क्योंकि मेरा ये मानना है हमेशा से, मैंने शुरू में जब ये ज्वाइन किया था तब भी ये कहा था, मीडिया क्या है, मीडिया इज़ मीडियम बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीपल। मैं सिर्फ एक ब्रिज का काम करता हूँ। आपने कहा, मैंने वहाँ पहुँचा दिया। ना मैं अदालत हूँ, ना मैं जज हूँ, ना मैं वकील हूँ। ठीक है ना, आपने जो कहा मैंने वहाँ पहुँचा दिया। और यही एक पत्रकार का नियम होना चाहिए कि ठीक है, मैंने जनता की आवाज़ है वो प्रशासन तक पहुँचा दी। करना प्रशासन को है, उठाना जनता को है। आप नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूँगा, वो नहीं करेंगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, करना उन्हीं को है। तो वही चीज़ें हम उसी तरीके से अपना काम करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप जैसे जो दर्शक है ना, जो डीपली, ये जिसको मैं ये कहूँ कि बाल की खाल निकालने वाले ऐसे दर्शक है ना सर, ये हमको बहुत एनर्जी देते हैं। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं खुशी मिलती है कि यार कोई आदमी कितनी बारीकी से इस चैनल को देख रहा है, कितनी बारीकी से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, कि उसने एक एक चीज़ को, एक एक घटनाक्रम को बहुत करीब से देखा और सजेशन मुझे दिया कि अजय जी ये सही था और ये गलत था। आपके शुभचिंतक भी उतना ही मायने रखते हैं जितना आपके निंदक मायने रखते हैं। दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए सर, आज तो सर आज आपसे मिल करके और मुझे बहुत खुशी हुई, यकीन मानिए, क्योंकि आपसे पहले आपसे व्हाट्सएप से ही बातें हुआ करती थी। और आज जब आपको यहाँ देखा और आपके जो विचार जाने, मुझे लगता है कि अगर हर यूथ ऐसा सोचे तो हम, ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट नहीं बदल सकते। ये शहर इतना बुरा भी नहीं है, ये शहर बहुत अच्छा है और उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ के युवा भी बहुत अच्छे हैं, बस अपना योगदान देने की ज़रूरत है। क्या कहना चाहोगे? सर यही कि युवाओं को असली डायरेक्शन पहचानने की, सही डायरेक्शन पहचानने की ज़रूरत है। और ये बात बिल्कुल सही है, एक्चुअली कोई भी समाज खराब नहीं होता, कई बार उसमें कुछ खराबियां होती हैं जिनको निस्तारित करने की आवश्यकता उस पूरे समाज की ही जिम्मेदारी होती है। तो मुझे लगता है कि आप हम अपना ऐसे ही काम करते रहें, चीज़ों को दिखाते रहें और बेबाकी से दिखाते रहें, जनता के साथ इस तरह से जुड़े रहें, और डेफिनेटली एक दिन समाज में परिवर्तन आएगा। वो लोग जो कि हमारे समाज से थोड़े से विस्थापित हैं, वो लोग वापस ट्रैक पे आएंगे और डेफिनेटली हम अपने समाज को, क्षेत्र को और देश को उच्च स्तर पर पहुंचाने में सक्षम हो पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ आशुतोष जी, और उम्मीद करते हैं जब भी आपकी ज़रूरत होगी हम फिर आपको बुलाएंगे सर, ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो ये थे आशुतोष जी, और
हमारे बहुत प्यारे दर्शक थे सर, और इनकी बातों ने आज मुझे प्रभावित किया, और उसके बाद मैंने इनसे लाइव जुड़ने का प्रयास किया और बड़े बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा। अब बात करते हैं अपने मुद्दों की। देखिए, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि साहब पत्रकारिता कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आप हल्के में उसको ले लिया, किसी ने कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया, ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं सर। आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, जिम्मेदार हो आप। और मैं अपने जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनसे भी बस हमेशा एक ही बात कहता हूं सर, कि समाज के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है ना, उसको पूरी गंभीरता के साथ आप निर्वहन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बजाय दूसरों की टांग खींचने के अच्छा ये होगा कि आप अपने काम को बेहतर तरीके से करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो बस जिन्होंने ये सवाल पूछा वो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अगर इस बात को मैं कहता तो शायद दर्शकों को भी ये लगता कि सर आप किसी की बुराई कर रहे हैं या किसी चैनल की बात कर रहे हैं। मैं हमारे जो एमडी हैं और जो सब कुछ इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं उनको भी इनवाइट करना चाहूँगा, आनंद सर को भी, कि आनंद सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सर ऐसी हैं जो आज मुझे बहुत बुरी लगी। और लगातार जी न्यूज़ पोर्टल के खिलाफ लगातार इस तरह की मुहिम चलाई जाती है। आज उसने वो कह दिया, आज उसने वो कह दिया, 4 लोगों को इकट्ठा कर लिया तो आप पत्रकार बन गए। आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? या तो आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि आप सिर्फ हमें देखते हैं और कोई देखता ही नहीं है आपको, या फिर कहीं ना कहीं आप हमारे माध्यम से अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो ये गलत बात है। आप अपना काम कीजिए ना सर, हम हमारा काम कर रहे हैं। आप अपना काम ईमानदारी से करते तो शायद आप 90,000 से ज़्यादा दर्शक आपके होते। हमारे क्यों हैं? क्योंकि हमारी विश्वसनीयता, हमारे भरोसे पर लोगों को भरोसा है सर। आनंद सर आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए। आनंद सर क्या कहना चाहोगे आज जो कुछ भी हुआ और जो दर्शकों ने मुझे भेजा उसके बारे में? सर देखिए, जिस पत्रकार की बात आप कर रहे हैं काफ़ी देर से, वो पत्रकार एक्चुअली आपको फॉलो करता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो पत्रकार पहले हमारे साथ ही काम करता था। मतलब मुझे फॉलो क्यों करता है भाई? वो मैं बता रहा हूँ आपको। अजय ने जो कपड़ा पहना है मैं भी वैसे पहनूंगा। अजय सिंगिंग करता है मैं भी सिंगिंग करूंगा। अजय एंकरिंग करता है मैं भी एंकरिंग करूंगा। ठीक है। क्या बोलते हैं, अजय ने आज नया मोबाइल लिया है ना, तो मैं भी नया मोबाइल लूँगा। ये है उस पत्रकार की हकीकत। ठीक है, ठीक है। तो वो कोशिश, मतलब जो वो बनने की कोशिश करता है जो कि वो नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। तो वो ज़बरदस्ती क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, होते नहीं है। वो क्वेश्चन था नहीं जो उसने पूछा आज, वो क्वेश्चन था नहीं। और अगर था भी तो वो उस पर्सन आईजी रैंक के, हाँ, एक आईपीएस रैंक के बंदे से आप जो ये आईवी का क्वेश्चन पूछ रहे हो, आईटी का नहीं, एक्चुअली बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन है जो उसने पूछा। मैं किससे क्या पूछना है, इनको इतने तक की नॉलेज नहीं है, और ये कहते हैं हम पत्रकार हैं। मैं नहीं हूँ पत्रकार, मैं न्यूज़ पोर्टल चला रहा हूँ, लेकिन मैं पत्रकार नहीं हूँ, इसलिए मैं कभी कैमरे के सामने भी नहीं आता। बिल्कुल, आप पत्रकार हो, पदम जी पत्रकार हैं, और भी जो हमारे हैं वो असली पत्रकार हैं। वो असल में काम कर रहे हैं और काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, और उन्हें यही काम आता है। ठीक है, उन्हें पत्रकारिता ही आती है, वो दूसरा काम नहीं करते हैं। वो टीवी फ्रिज नहीं सुधारते घूम रहे हैं। ठीक है, वो पत्रकारिता ही करते हैं, एंकरिंग ही करते हैं। आप एंकर हो, आप यहाँ भी एंकरिंग ही कर रहे हो। ठीक है, आप पत्रकार हो और पिछले 10 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हो। ठीक है, ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन जो पत्रकार नहीं है वो क्यों अपने आप को बताता है कि मैं पत्रकार हूँ, और पत्रकार बनने के लिए वो ऐसे बेवकूफ़ी वाली हरकतें करता है, हथकंडे अपना रहे हैं। हाँ, एक्चुअली पता है, एक दिन उसी पत्रकार ने नशे की हालत में, यहाँ पास में एक दुकान है, उस दुकान पे जाके उस दुकानदार को धमकी दे रहा था कि रात को उसकी दुकान लगभग 8:30 बजे खुली हुई थी कि 8 बजे दुकान बंद हो जानी चाहिए। ये लॉकडाउन के बाद की बात है, अभी लगभग 15-20 दिन पहले की। ये 8 बजे बंद हो जानी चाहिए दुकान। नशे में था भयंकर, और वो अपने आप को पोर्टल वाला कह रहा था। अच्छा, नाम हमारे चैनल का ले रहा था। पदम जोशी का भाई हूँ मैं, ये कह रहा था वो। उसका रिकॉर्डेड भी है वो। उसका जो उसने जो हरकत की ना, उसकी सीसीटीवी कैमरे में उस दुकानदार के में रिकॉर्डेड भी है, और उसने मुझे दिखाया भी कि इस तरह की हरकत करते हैं पत्रकार आके। पर आनंद सर, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये बहुत गलत, रॉन्ग वे है? ये एक सही तरीका हो नहीं सकता। आप अपने आप को पत्रकार कैसे कह सकते हैं जब आप समाज के एक जिम्मेदार नागरिक नहीं हैं और आप समाज से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं? सर, पत्रकार ऐसे भी हैं गंगापुर में ही, नाम तो मैं किसी का लूँ नहीं। ठीक है,
लेकिन पत्रकार तो ऐसे भी हैं गंगापुर में जो सिर्फ अपनी पत्रकारिता के एक उस पे लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठग रहे हैं। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए। हाँ, ठगते हैं लोगों। वो ये देखते हैं कि आज किसकी रील बनाई जाए। ये मैंने खुद ने अपने कानों सुना है, और ज़्यादा दूर नहीं, यहीं नगर परिषद के बाहर खड़े होकर सुना है। अपने गंगापुर नगर परिषद के बाहर खड़े होकर पत्रकार आपस में बात करते हैं आज किसकी रील बनाई जाए। क्यों? क्योंकि उनने पत्रकारिता का ठेका ले रखा है गंगापुर का। ठीक है, अगर कोई उनके खिलाफ बोलता है तो वो उल्टा सीधा निकालते हैं, फिर बताते हैं लोगों को, बरगलाते हैं, मार्केट में अफवाहें फैलाते हैं। ठीक है, जैसे मेरे बारे में, पदम जी के बारे में फैलाई थी एक बार। क्या? पदम जी के बारे में फैलाई थी। पदम जी को आज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उनकी मारपीट कर दी। हाँ, अपने लॉकडाउन में हमारे साथ हुआ था ऐसा। हाँ, पदम जी के बारे में फैलाई, और कुछ दिन पहले जब वो कैला देवी वाला इंसिडेंस हुआ, हाँ, मेरे बारे में कहा था आपके साथ मारपीट हो गई, बताइए। हाँ, हमने भी सुना था एक्चुअली, है ना। फिर हमने कॉल भी किया था कि क्या हुआ, तो आपने बताया कि मैं तो लाइव चला रहा था, अभी ऐसा कुछ था नहीं सीन। तो लोग हैं। अब इनका क्या किया जाए सर? अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ आपको। पोर्टल से पहले आपने गंगापुर लॉकडाउन पीरियड में लगभग 15 से 16 पोर्टल खुल गए गंगापुर में। पहली बात तो हाँ, उससे पहले कोई नहीं था। हाँ, है ना, सबको ये नहीं थे, एक आध थे कुछ, 15-16 हो गए टोटल। ठीक है, कई तो बंद हो गए लोग, क्योंकि लॉकडाउन तक ही उनकी रोजी रोटी चल पाई उससे, है ना, क्योंकि चलती ही नहीं है एक्चुअली किसी की इससे है ना, तो क्योंकि खबरें मिलना बंद हो गई। पहले तो क्या घर बैठे खबरें आ जाती थी, वो प्रिंट कर, वो उसको लिख के डाल दिया या उसको वीडियो कॉपी कर लिया, है ना। लोग बाहर निकलते नहीं थे, घर बैठे ही पत्रकारिता कर रहे हैं। अभी भी हैं बहुत सारे जो घर बैठे पत्रकारिता कर रहे हैं। इधर उधर से व्हाट्सएप ग्रुप से खबरें आ जाती हैं और चिपका दिया, और हाँ भाई हम पत्रकार हो गए। ठीक है, अच्छा, वो बहुत सारे पोर्टल बंद हो गए, है ना। हम तो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। ठीक है, पब्लिक ने चाहा तो। और कुछ जो पोर्टल शुरू हुए बाद में, 90% वही लोग हैं जो हमारे जी न्यूज़ पोर्टल से ही निकले हुए हैं। गंगापुर को लाइव चलाना हमने सिखाया है। ये बात मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ। गंगापुर को लाइव चलाना जी न्यूज़ पोर्टल ने सिखाया है। ठीक है, इससे पहले कभी लाइव चलते देखा? नहीं, मैंने भी नहीं देखा था। नहीं देखा ना? हाँ बिल्कुल, मैं नेशनल चैनल में उस समय काम करता था, तो हम भी रिकॉर्ड करके भेज दिया करते थे अपनी खबरें। ही होता है हर जगह, है ना, रिकॉर्ड ही होता है। लाइव चलती हैं बड़े जो सैटेलाइट चैनल होते हैं, जो कोई बड़ी वारदात होती है, वैन आती है, हाँ बिल्कुल, है ना, वहाँ लाइव चलता है। लेकिन हमने गंगापुर की छोटी छोटी चीज़ें लाइव दिखानी शुरू की। ठीक है, और हमारा ये नहीं था कि हम सिर्फ न्यूज़ ही दिखाएं, हम हर एक्टिविटी दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब क्या है कि हमारे पास न्यूज़ का ही काम इतना ज़्यादा हो गया कि हम सारी एक्टिविटी नहीं दिखा सकते। लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है। जैसे आज ही मेरे पास एक आया था एक बंदे का कि सर यहाँ पे प्लॉट में खाली प्लॉट है, इसमें गंदगी भरी हुई है, इसको आप दिखाओ, है ना। मैंने कि सर आपने वार्ड मेंबर से बात की कि नहीं, कि जब आप वहाँ कंप्लेन नहीं कर रहे हो तो आप हमें कंप्लेन क्यों कर रहे हो? जब आपने हमारा नंबर ढूंढ लिया तो आप उनका नंबर भी ढूंढ लो। और वो तो अभी नए नए बने हैं, आपके नए नए हैं। कहीं कोई कह रहा है, किसी ने लाइट की फ़ोटो खींची हुई, सर दिन में लाइट जल रही है, आप अपने वार्ड मेंबर को बोलो ना, नगर परिषद में एप्लीकेशन दो। वो नहीं सुन रहे हैं, तब हमें बोलो। लेकिन आनंद सर, उम्मीदें बहुत बढ़ गई। उम्मीदें बढ़ गई हैं सर। हम हर उम्मीद को पूरी नहीं कर सकते। रिसोर्सेज सीमित है हमारे पास, टीम सीमित है, छोटी सी टीम है। आप एक बात बताइए, आप कॉलेज पे कोई कुछ लाइव दिखा रहे हो, पदम जी नशा कॉलोनी में कोई कुछ लाइव दिखा रहे हैं, फव्वारे पे कुछ हो गया तो कौन आएगा? बिल्कुल। तीसरा बंदा कौन आएगा? चलो मान लो इब्रार जी हैं हमारे, उनको हमने फव्वारे भेज दिया, स्टेशन पे कुछ हो गया, तब कौन आएगा? आदमी तो चाहता है कि हर चीज़ लाइव हो, तथास्तु करे और प्रकट हो जाए कि भाई पत्रकार जी को फ़ोन कर दिया, अभी आ जाओ, है ना। अब पहुंचने में टाइम तो लगता है, 10 मिनट भी लेट हो गए, अब आ रहा हो या तो ये होते हैं बोल। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग तो खुद फील्ड में रहते हो, आपको पता है। मैं नहीं रहता फील्ड में, आप लोग तो रहते हो, लेकिन मैं देखता रहता हूँ लाइव पे, है ना। तो अब कुल मिला करके क्या किया जाए? क्या उद्देश्य है आपका? जी न्यूज़ पोर्टल किस मुकाम तक पहुँचने वाला है, और ऐसे पत्रकारों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? सर, वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपना वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, मैं वर्ड वो यूज़ नहीं कर सकता, बस अपना रोना रो सकते हैं। ठीक है, और वो रोते ही रहेंगे, उनसे होना कुछ नहीं। वो दूसरों की देखा देख चलने की कोशिश करते हैं, और वो एक्चुअली खुद को ऑब्जर्व नहीं कर पाए कि मैं क्या हूँ। वो ये देख रहे हैं कि दूसरा क्या है, मैं उसके जैसा बनूँ। क्यों बनो यार? जब हमने पोर्टल शुरू किया था, हमने किसी को देखा तो ना था कि किसी और शहर में भी ऐसा कोई पोर्टल चल रहा है। ठीक है,
हमने किसी और विजन शुरू किया था इस पोर्टल को, और अलग अलग विज़न हमारे बनते गए टाइम टू टाइम, और हम अपने काम को बढ़ाते गए, क्षेत्र बढ़ाते गए अपना, और आज हमारा काफ़ी अच्छा क्षेत्र है, काफ़ी अच्छे दर्शक हैं और सारे दर्शक हमें सपोर्ट करते हैं, है ना। और हम उन दर्शकों के लिए काम करते रहेंगे। और जो ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते हैं, ज़बरदस्ती के पत्रकार बन रहे हैं, मैं हर किसी के लिए नहीं कह रहा, हर पत्रकार नहीं, नहीं, बिल्कुल, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे हैं, बिल्कुल, है ना। कुछ उस टीम में भी जो हमारे लिए नेगेटिव बातें करते हैं, कुछ उस टीम में भी ऐसे बंदे हैं जो बहुत अच्छे हैं, मैंने उनको ऑब्जर्व किया है, अच्छे हैं बंदे वो, ठीक है, लेकिन वो उस टीम में हैं इसलिए उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है अपना। फिर भी बहुत अच्छे हैं पत्रकार गंगापुर के, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ एक जो ज़बरदस्ती पत्रकार बन रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पत्रकारिता छोड़ो, अपने काम पे ध्यान दो, अपना घर चलाओ, क्योंकि पत्रकारिता से किसी का घर नहीं चलता। नहीं, ये कड़वा सच है, बिल्कुल कड़वा सच है कि आप अगर पत्रकारों की हकीकत जानोगे ना सर अंदर जा कर के, तो मेरे ख्याल से उनका घर का जो खर्च है ना, उनका जो राशन पानी है, वो भी जर्नलिज्म से नहीं चलता है सर, ये सच है। नहीं चलता है सर, बिल्कुल नहीं चलता है। अगर हर पत्रकार के पास अपना सेकंड जॉब ना हो, कहीं ना कहीं से इनकम सोर्स ऑफ इनकम ना हो, तो वो नहीं कर सकता। और ख़ासकर हम जैसे, जो हम किसी से दबते नहीं है, कारण ये है कि हम किसी से लेते नहीं हैं। अगर हम भी किसी से लेने लग जाएं, और ऑफर्स भी आए हैं, बिल्कुल आए हैं सर, आपके पास भी आए होंगे, बिल्कुल, मेरे पास भी आते हैं, ठीक है, ऑफर्स भी आए हैं। उन ऑफ़र्स को लेने का मतलब है हम दब जाएंगे, हम वो पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे जो हम अभी कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप इस पार्टी से साथ देते हो, उस पार्टी के साथ देते हो, तो अजय जी जैसा कि हर बार आप बोलते हो कि जो शासन में हम उसी से तो बात करेंगे, उसी से तो सवाल पूछेंगे। बिल्कुल, जो सत्ता में है जिम्मेदारी उसी की बनती है। बिल्कुल, अब जो अगला सत्ता में आएगा हम उससे भी सवाल करेंगे, सवाल करना हमारा काम है, जवाब देना उनका काम है। हाँ, कुछ आजकल ऐसे भी हो गए हैं जो जवाब देने से कतरा रहे हैं। बिल्कुल चलिए, वही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आक्रोश था, इसलिए आपने लाइव जुड़ने का प्रयास किया। थैंक यू सर। और ये थे आनंद सर, और क्योंकि सुबह से इस चीज़ को लेकर के बड़ा असमंजस था, और कहीं ना कहीं आशुतोष सर ने जब कमेंट डाला और व्हाट्सएप पर वो मेरे साथ जुड़े, तो हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ा। चलिए, अब बात करते हैं खबरों की और आज के मुद्दों की, और जल्द से जल्द इस लाइव को हम करते हैं ख़त्म। और ख़त्म इन शब्दों के साथ मैं करता हूं कि देखिए, बहुत सारे सवाल हमने किए, और सबसे पहला मैंने सवाल किया है आज आईजी साहब से कि पुलिस का अभिनव प्रयोग, यानी इनोवेटिव आइडियाज़ क्या होने चाहिए पुलिस के, ताकि लोगों से ज़्यादा जुड़ें। पुलिस का ध्येय वाक्य है अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास। मैंने कहा कि जब एसपी केसर सिंह जी बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और खमेसरा जी ने कहीं ना कहीं इस बात से इत्तेफाक रखा। पुलिस का व्यवहार, बिल्कुल आईजी साहब ने कहा कि बिल्कुल, अगर आपका व्यवहार सही नहीं है तो फिर फरियादी आएगा कैसे आपके पास फरियाद लेकर के। तो उन्होंने कहा बिल्कुल पुलिस का व्यवहार सुधरना चाहिए। तीसरा है जन सहभागिता, तो जन सहभागिता बहुत ज़रूरी है, यानी पार्टिसिपेशन जो है लोगों का, वो बहुत ज़रूरी है। मीडिया की भूमिका पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मीडिया अगर ना हो तो पुलिस का अस्तित्व भी नहीं है, क्योंकि आप लोग इनपुट तरीके से हमारी बहुत हेल्प करते हैं। और उन्होंने अपने पर्सनल अनुभव से कहा कि बिल्कुल मीडिया ने कई बार हमारी बहुत मदद की और आगे भी करता रहेगा। ये है, और इसके बाद में और कोई बड़ी खबर नहीं थी। अगर आज की बात की जाए तो शिवरतन जी मौजूद थे, संगीता बोरा जी वहाँ मौजूद थी, बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब उन्होंने दिए। इसके अलावा और कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं था। एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, अमृत योजना का काम बहुत तेज़ी से अब चलने लगा है। पेचवर्क को लेकर के ज़रूर थोड़ी सी परेशानी हो रही है ना, लेकिन अमृत योजना का काम तेज़ी से चल रहा है। बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिनमें अब टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। मैं बात करूं हमारे नंबर की, वार्ड नंबर 52 की, तो वहाँ टेस्टिंग परसों हो चुकी थी। पानी वहाँ सप्लाई हो चुका था, कनेक्टिविटी हो चुकी है, और उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द उनमें जो जल की सप्लाई है वो शुरू हो जाएगी। रोड लाइटों की कहानी अभी जस की तस है, कहीं भी कुछ भी नया नहीं हुआ है। पेचवर्क की मैं आपको बात बता दूं, कुछ कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिनमें पेचवर्क शुरू हो चुका है। हीरालाल की मील वार्ड नंबर ये जो है अपना जगदीश खटाना जी, इसमें पेचवर्क का काम शुरू कर दिया गया है। उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द ये पेचवर्क शुरू हो जाएगा और मार्च तक ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और इस शहर की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। 25 तारीख को है राकेश टिकैत जी की आम सभा करीरी गाजीपुर में, किसान आंदोलन टोडा भीम में, तो उसको लेकर के आप बिल्कुल, आपको जो भी अपडेट होगी वो ज़रूर हम बताएंगे। और हाँ, और LNT के द्वारा सैनिक नगर में भी काम
चालू हो चुका है। तो कुल मिलाकर के ये है कि लगातार जो काम है वो जारी है और उम्मीदें करते हैं जैसे जैसे इनका पैसा आता जाएगा, बजट आता जाएगा, ये लोग अपना काम करते चले जाएंगे। और नहीं भी करेंगे तो भी मैं आपको बता दूं, युवाओं में ज़्यादा आक्रोश है और बहुत जल्दी युवाओं ने पहले ज्ञापन दे दिया है शहर की अव्यवस्थाओं को लेकर के। यदि जल्द से जल्द प्रशासन ने कोई काम नहीं किया तो फिर युवाओं का आक्रोश बिल्कुल बढ़ेगा और वो सवाल जवाब ज़रूर करेंगे प्रशासन से। और हमारे नए थाना अधिकारी जो हैं धनराज मीणा जी, उन्होंने कारोबार संभाल ही लिया, ये मैंने पहले आपको खबर बता दी। और उनका सबसे बड़ा मोटिव यही है कि नशाखोरी और अवैध जो हथियारों का मामला है इस पर सिलसिला अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हमारे पत्रकार अलग अलग जगह से आपको रिपोर्ट्स देते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नहीं बिल्कुल, वो उसको लेकर के भी मुहिम चल रही है, उसको लेकर के मैं कल डिटेल ज़रूर लूँगा। हाँ बिल्कुल, तो नहीं लेट बहुत हो गए, हम 10 बज गए, तो उस वजह से तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीदें करते हैं। लेकिन शेयर में कमी ना रखें सर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। हाँ और यूट्यूब, यस ये ध्यान रखिए सर, फेसबुक ही नहीं यूट्यूब पर भी हमारा चैनल है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ कि सर एक अच्छा चैनल है, देखें, अपने क्षेत्र की हर खबर आपको मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। Cool.